देखते हैं कक्षा 12 गणित का पहला चैप्टर का 11वां सवाल। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी कमा क्यू ऐसा है कि बिंदु पी की क्यू मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है और यह एक तुल्यता संबंध है। इसको सिद्ध करना है, तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर हल में लिखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यदि यह स्वतुल्य सममित और संक्रामक होगा तो यह तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो हम सममित संक्रामक के लिए देखते हैं कि सममित, स्वतुल्य और संक्रामक क्या है। स्वतुल्य के लिए जानते हैं कि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध में अगर यहाँ बात करते हैं स्वयं का स्वयं से, जैसे यहाँ P है तो P भी रख लेंगे, तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी यदि समान हो जाएगा तो इसे कहेंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे P की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी, ये बराबर हो जाएगी P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी। यदि मूल बिंदु को O मान लें, O से निर्देशांकित कर लें तो इनको लिखा जाएगा कि OP बराबर OP, OP की दूरी बराबर OP की दूरी। यानी हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो B कामा P है ये R में उपस्थित है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि P कामा P R में उपस्थित है, तो इसको स्वतुल्य संबंध कहेंगे। अब सममित के लिए देखते हैं सममित संबंध। सममित संबंध में क्या जानते हैं कि यदि A कामा B तो B कामा A होना चाहिए। लिखेंगे माना कि पी क्यू आर में उपस्थित है, यहां लिखेंगे माना P कामा क्यू आर में है, तो इसका मतलब हुआ कि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी Q की मूल बिंदु से दूरी। तो Q की मूल बिंदु से दूरी और P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी। ये इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी। अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर OP बराबर OQ, तो इसी को लिख सकते हैं कि OQ बराबर OP। चाहे इस तरह से लिख लो, इस तरह से, अच्छा ऐसे लिख दो। तो लिखेंगे Q भी इसमें उपस्थित है, तो लिख सकते हैं कि अतः QP भी R में उपस्थित है, अतः यह संबंध एक सममित संबंध है, एक सममित संबंध है। और संक्रामक के लिए देख लेते हैं। लिखेंगे संक्रामक संबंध मान ले रहे हैं, माना कि P कामा Q R में उपस्थित है तथा PQ और Q और कोई और ले लो, Q R नहीं ले पाए क्योंकि R इसमें दिखा रहा है, तो QS कर ले रहे हैं तथा QS R में उपस्थित है। तो इसका मतलब हुआ कि OP की मूल बिंदु से दूरी बराबर OQ की मूल बिंदु से दूरी। इसी तरह से इनको लिखा जा सकता है कि OP की दूरी बराबर OQ की दूरी तथा ये जो लिखा गया है QS तथा यहां करके लिख देंगे, तथा यही दिखा देते हैं, तथा ये QS
ओ क्यू, यहां पर लिख सकते हैं कि ओ क्यू की दूरी बराबर ओ एस की दूरी। अब यहां पर देखेंगे ओपी की दूरी बराबर ओक्यू की दूरी और ओक्यू की दूरी ओ एस की दूरी, तो बताओ कि ओपी की दूरी ओ एस की बराबर के होगा कि नहीं होगा। तो यह लिख सकते हैं कि अतः ओपी बराबर ओ एस, ओपी बराबर ओ एस। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो पी और क्यू यहां पर पी और एस है, अतः यहां पर लिख सकते हैं कि पी और एस जो है आर में उपस्थित होगा, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। यह एक संक्रामक संबंध है। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। जब यह स्वतुल्य सममित और संक्रामक हो गया इसलिए तुल्यता संबंध है। एक चीज और इसमें कह रहा है, इस प्रश्न में एक और चीज कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P यदि मूल बिंदु नहीं हो से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मूल बिंदु के लिए यहाँ बना लेते हैं, ये जो P है ये मूल बिंदु पर नहीं, मान लेते हैं कि P यहाँ पर है, ये P यहाँ पर है। फिर इसी तरह से जैसे मान लेते हैं इसकी दूरी कुछ बना लें, इसकी दूरी मान लेते हैं कि R है। इसी तरह से उन बिंदुओं का समुच्चय, जैसे यहाँ पर एक बिंदु Q हो जाए, यहाँ पर R हो जाए, यहाँ पर S हो जाए, T हो जाए, जिनकी मूल बिंदु से दूरी ये समान हो। तो जब ये मूल बिंदु से दूरी इनकी समान हो जाएगी तो ये त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या जिसकी बराबर हो जाती है तो ये वृत्त को निरूपित करता है। अतः कह सकते हैं कि P से संबंधित जो सभी समान दूरी पर स्थित हैं तो एक वृत्त को निरूपित करते हैं। ये लिख देना है, ये सिद्ध करना है। ये 11वां सवाल हम लोगों का समाप्त हो गया। इसी तरह से आगे देखते हैं। देखते हैं 12वां दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R T1 T2 ऐसा है कि समरूप त्रिभुज है द्वारा प्रदत्त यह एक तुल्यता संबंध को व्यक्त करता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ये जो दिया गया है यह एक द्विधारी संबंध है, मैंने स्वयं का स्वयं से संबंध है। एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय ये दिया गया है कि T1 T2 समरूप त्रिभुज है। तो स्वतुल्य हम लोग सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में क्या जानते हैं, यदि स्वयं का स्वयं से संबंध हो तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के लिए समरूप होगा। समरूप मतलब जिनका रूप एक जैसा हो, तो स्वयं स्वयं के समरूप होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि T1 त्रिभुज T1 के समरूप होगा, क्योंकि हर एक त्रिभुज स्वयं के लिए समरूप होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि T1 और T1 इस R में उपस्थित है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य को तो स्वयं का स्वयं से संबंध है। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित संबंध, सममित संबंध में लिखेंगे कि माना T1 और T2 R में है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि T1 T2 के समरूप है। इसको लिखेंगे कि T1 नीचे लिख दे रहा है, इसका मतलब कि T1 त्रिभुज T1 कर लो, त्रिभुज T1 T2 के समरूप होगा। तो समरूप है, T1 T2 के समरूप है। इसी को अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा। जैसे यहां पर कोई त्रिभुज है ये T1, अगर T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि T2 T1 के समरूप होगा। अब जब दोनों समरूप हो गया तो यहां पर लिख सकते हैं कि T2 और T1 R में उपस्थित है। तो जैसे A, B और B, A R में उपस्थित होता है तो इसे सममित कहते हैं। तो लिखेंगे इसलिए यह सममित संबंध है। सममित संबंध है।
अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में आप क्या जानते हैं कि ए कमा बी, बी कमा सी, तो ए कमा सी यदि उपस्थित है तो संक्रामक संबंध है। तो मान ले रहे हैं, माना T1 T2 R में उपस्थित है तथा T2 और T3 R में उपस्थित है। तो इसका मतलब कि त्रिभुज T1 T2 के समरूप है, यानी समरूप का चिन्ह लगा देते हैं। T1 समरूप है T2 के तथा T2 समरूप है T3 के। जब T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 भी T3 के समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो यहां पर लिख सकते हैं कि T1 कामा T3 R में उपस्थित है। इसलिए ये लिखने का तरीका है, इसे ही हम लिखेंगे। इसलिए T1 T3 के समरूप, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। अब यहां पर देख रहे हैं कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। तो लिखेंगे कि चूंकि यह स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। यह तुल्यता संबंध है। अब इसमें देखते हैं एक और चीज कह रहा है, इसी में एक और चीज कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, फिर 5, 12, 13 वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज T2 और 6, 8, 10 वाले त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समरूप त्रिभुज जो होता है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। यहाँ पर 3/5, जैसे इसका भुजा लंब ये 3, इसका 5, तो 3/5, ये 4/12 और ये 5/13। तो ये बराबर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि T1 और T2 से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। इसी तरह से यहां पर देख लेते हैं, यहां पर लिख दे रहा है ये 5, ये 6, 5, 6, ये 12, 8, ये 13, 10। तो यहां पर लिख सकते हैं कि T2 T3 से T3 संबंधित नहीं है। T2 T3 से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं माने समरूप नहीं है, संबंधित नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, ये T1 के लिए 3, ये 6, ये 4 और ये 8 और यहां पर ये 5, ये 10। देख रहे हैं कि ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10। यानी इनकी सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो जब किसी भी दो समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा तो ये समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः T1 T3 से संबंधित है, यानी ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। यही करके हमको लिखना है। जैसे सवाल में हमको संबंधित है पूछा है, तो हम लिख सकते हैं कि एक दूसरे से संबंधित हैं। देखते हैं 13वां दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, बहुभुज में हो सकता है एक भुजा वाले, दो भुजा वाले, तीन भुजा वाले, चार भुजा वाले, 10, 20, 50 जो भी भुजा वाले हैं, बहुभुज की समुच्चय ए में R P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, यहाँ लिख सकते हैं, हमको दिया है, हल लिख लेते हैं। हल में पहले दिया है, का दिया है, इनको लिख लेते हैं, और एक समुच्चय R जो दिया गया है। तो R हमको दिया गया है कि P1, P2 ऐसा है कि P1 व
P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इनमें भुजाओं की संख्या समान हमको ये दे दिया गया है। और ये जो समुच्चय दिया गया है, ये समुच्चय है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। समस्त बहुभुज, समस्त बहुभुज को लिख लेते हैं। अब देखेंगे, लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या जानते हैं? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में जैसे यहां पर लिखा गया है P1, P1, तो P1 और P1 की भुजाओं की संख्या समान है, तो स्वयं बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपस में बराबर होगी। तो लिखेंगे कि P1 व P1 के भुजाओं की संख्या समान है। जब भुजाओं की संख्या समान है तो यहां पर लिख सकते हैं कि P1 और P1 R में उपस्थित है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। अब यहां पर ये जो P1 और P2 जो दिया गया है, ये बहुभुज है। मान लेते हैं कि त्रिभुज है, मान लेते हैं चतुर्भुज है, मान लेते हैं पंचभुज है। तो अगर P1 पंचभुज है तो P2 भी पंचभुज है। तो यहाँ पर P1 और P1 माने P1 भी पंचभुज, P1 भी पंचभुज, तो इसको कहेंगे कि स्वतुल्य है। सममित के लिए अगर बात करते हैं, सममित संबंध, तो सममित संबंध में लिखेंगे माना P1, P2 R में है, तो इसका मतलब कि P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P2 के भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, ये दोनों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। यहां पर इस बात को लिखा गया है कि दोनों की भुजाओं की संख्या आपस में बराबर है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि P1 अगर P2 के बराबर है तो P2 भी P1 के बराबर होगी। P2 की भुजाओं की संख्या बराबर P1 के भुजाओं की संख्या। जहां पर P1 P2 बहुभुज हैं, कोई भी भुजा वाला हो सकता है, 2 भुजा वाला, 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 10 भुजा वाला। तो यहां पर लिख सकते हैं कि P2 और P1 इस R में उपस्थित होगा। तो जब ये P1 P2 R में है, P2 P1 इसमें है, तो इसलिए यह संबंध सममित संबंध है। यह सममित संबंध है। अब लिखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में बात करते हैं। माना, लिखेंगे यहां पर माना P1, P2 R में है तथा P2, P3 R में है, ये मान लिया गया है। तो ये P1 P2 का मतलब हुआ कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 के भुजाओं की संख्या बराबर P2 के भुजाओं की संख्या। और यहां से देखेंगे, ये जो लिखा गया है, यहां पर ये लिखा गया है P2 P3, इसका मतलब P2 के भुजाओं की संख्या बराबर P3 के भुजाओं की संख्या। अब यहां पर देखेंगे, जब P1 P2 के भुजाओं की संख्या और P2 P3 के भुजाओं की संख्या, तो क्या P1 और P3 की भुजाओं की संख्या बराबर नहीं होगा? ये बराबर जब हाई है, हाई वाला बराबर है और हाई वाला इसके बराबर है, तो हाई वाला इसके बराबर होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः P1 के भुजाओं की संख्या बराबर P3 के भुजाओं की संख्या।
जब P1 P3 के बराबर हो गया तो लिख सकते हैं कि P1 P3 R में उपस्थित है, अतः यह संक्रामक संबंध है। यह संक्रामक संबंध है। तो जब देख रहे हैं कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो यह तुल्यता संबंध है। लिखेंगे कि चूंकि यह स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध है। यह तुल्यता संबंध है। एक चीज और दिया है इसमें एक और शब्द लिखा गया है कि इसमें लिखा है एक और चीज कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ये त्रिभुज दिया गया और ये समस्त बहुभुज दिया गया है। संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए के उन समस्त समुच्चयों को लिखेंगे जो त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए के समस्त त्रिभुजों का समुच्चय जो R से संबंधित हैं। तो इसमें पूछा है कि ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ए में जो समुच्चय हमको मिलेगा तो सभी त्रिभुज हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज में आएगा। तो ये जितने भी तीन भुजाओं वाले बहुभुज होंगे वह त्रिभुज कहलाते, सभी त्रिभुज हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो सभी अवयव पूछ रहा है तो ये को लिखेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो इस R से संबंधित है। सवाल में ये पूछ रहा है, R में तो ये बहुभुज दिया गया है और यहाँ 3, 4, 5 लंबाई की समकोण त्रिभुज से संबंधित पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज, 3 भुजाएं होती हैं, तो जितने भी 3 भुजाएं वाले त्रिभुज होंगे उनको हम ए में लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 14वां दिया गया है कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में R बराबर L1 L2 ऐसा है कि L1 L2 समांतर है। तो सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। हम लोग यहाँ लिख लिए कि यल जो है XY तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय है और R जो दिया गया कि L1 L2 के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध हम लोग जानते हैं कि स्वयं रेखा स्वयं के समांतर होगी। यहाँ पर लिखेंगे कि L1, यहाँ लिखेंगे यहाँ L1 L2 के समांतर है, तो यहाँ L1 व L1 के समांतर है, इनके समांतर है। अर्थात लिख सकते हैं कि अर्थात L1 समांतर है L2 के। तो जब L1 के L1 और L1 इस R में उपस्थित है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। देखेंगे स्वयं रेखा स्वयं के समांतर होगी। ये कोई रेखा है तो ये स्वयं अपने लिए समांतर है, क्योंकि अनंत रेखाओं के मिलने से ही बना है, यानी अनंत रेखाएं हो सकती हैं इस पर। तो ये स्वयं के समांतर हैं। सममित के लिए बात करते हैं। सममित संबंध। सममित संबंध में देखेंगे, लिखेंगे कि माना L1 L2 R में है, तो इसका मतलब हुआ कि L1 L2 के R में होने का मतलब कि L1 L2 के समांतर है। यहां लिखेंगे कि L1 व L2 समांतर है। L1 L2 समांतर है। तो जब ये समांतर है तो L2 व L1 भी समांतर होंगे। अब जब ये समांतर हैं, जब ये दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि L2, L1 इस R में उपस्थित होगा, इसलिए यह सममित संबंध है। सममित संबंध है, यानी कि L1, L2 R में है तो L2, L1 भी R में है, तो यह एक सममित संबंध होगा। लिखते हैं संक्रामक के लिए।
संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में मान लेते हैं, माना L1 कामा L2 R में है व L2 कामा L3 R में है। तो इसका मतलब कि L1 L2 के समांतर है, L1 व L2 समांतर है, यानी L1 समांतर है L2 के, तथा यहां पर L2 समांतर है L3 के, यानी L2 समांतर है L3 के। हाई L1 L2 के समांतर है। इसको चित्र से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये L1 है, L2 है और ये L3 है। हाई रेखा L1 और L2 समांतर है और L2 समांतर है L3 के, तो क्या L1 L3 के समांतर नहीं होगा? अतः लिख सकते हैं यहाँ पर कि L1 व L3 समांतर है। और जब ये समांतर है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि L1 और L3 R में उपस्थित हैं। तो जब ये R में उपस्थित हैं तो लिखेंगे कि यहाँ पर अतः यह संबंध संक्रामक है। चूंकि यह स्वतुल्य सममित व संक्रामक है। जो स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, तो जो स्वतुल्य सममित संक्रामक होता है उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। इसलिए यह तुल्यता संबंध है। अब एक प्रश्न इसमें और कर रहा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाएं यदि समांतर होती हैं, जैसे पढ़े होंगे कि L1 बटा L2 A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2, यानी यह A हाई B हाई C हो गया। तो हाई बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी ऐसे बराबर रहेगा तो समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे कि y बराबर 2x+4 से संबंधित y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय का मतलब कि इसके समांतर जो रेखा होगा y बराबर 2x प्लस, यहाँ पर अचर पद कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 10 20 50 दशमलव कुछ भी। तो यहाँ पर c लिख दे रहा है, जहां पर c जो है अवयव है वो कोई वास्तविक संख्या का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि लिखेंगे कि रेखाओं का समस्त समुच्चय y बराबर 2x प्लस c, जहां पर c एक वास्तविक संख्या है। देखते हैं 15 में दिया गया है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 विकल्प दिया गया है। पहला लिखा है कि R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो पहले स्वतुल्य सममित संक्रामक हम छांट लेते हैं, बाकी जो विकल्प होगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए जानते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 अवयव है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 मिल रहा है। इसमें लिखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 इस R में उपस्थित है, इसलिए यह स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए देख लेते हैं। सममित संबंध में क्या जानते हैं, अगर A कामा B है तो B कामा A होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है इसमें। अगर 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 कामा 2 R में उपस्थित है, परंतु 2 कामा 1 इसमें उपस्थित नहीं है। केवल 1 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जब पहले के वाला नहीं मिला तो बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है।
लिखेंगे, इसलिए यह सममित नहीं है, यह सममित नहीं है। संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में देखेंगे, जैसे 1,2, तो 2,2 मिल रहा है, तो 1 2 से 2 निकल गया, तो 1 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 4 1 3 3 3 3 2, तो यहाँ पर इसको छोड़ करके बाकी इसको मिला लेंगे, 1 3 और 3 2, तो 1 2 भी इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, 1 3 3 2, तो 1 2 भी इसमें मिल रहा है, मैं देख लेते हैं, 1 3 फिर 3 2, तो 1 2 भी इसमें मिल रहा है, अतः यह संक्रामक है। लिख सकते हैं कि इसलिए यह संक्रामक है। तो यहाँ पर हम का इसमें पाए, तो ये स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। तो विकल्प इसमें देख लेते हैं, पहला दे रहा है कि आर स्वतुल्य तथा सम्मित है, सम्मित है तो नहीं होगा। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, यह स्वतुल्य संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी वाला, बी वाला विकल्प इसका सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए देखते हैं अंतिम सवाल, देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n में r जो दिया गया है कि a, b ऐसा है कि a बराबर b माइनस 2 और b 6 से बड़ा है, यानी दूसरका वाला, जैसे a, b जो लिख रहा है, तो ये दूसरका वाला 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 4 विकल्प में कौन सा होगा, तो पहले तो ये छाट लेते हैं कि 6 से बड़ा कौन है, तो ये 6 से बड़ा नहीं, तो ये तो विकल्प होगा नहीं। ये 6 से बड़ा हो गया है, ये 6 से बड़ा हो गया है, 6 से, तीनों में कौन सही होगा, तो एक बराबर दिया गया है कि b माइनस 2, यानी 2 को इधर लेके आएंगे तो ये b से 2 अधिक होना चाहिए, तो b से 2 अधिक नहीं है, ये 2 इधर आएगा तो a प्लस 2, यानी b से a प्लस 2 करेंगे। तो यहाँ पर a में 2 जोड़ेंगे तो इतना बराबर होगा, यहाँ पर अगर 2 इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। यानी b में से 2 घटाएंगे तो a प्राप्त हो जाएगा, यानी a जो है b से 2 कम है, तो a जो है b से 2 कम है, तो ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। तो c वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों का ये लास्ट सवाल था, ये इसका सी उत्तर सही होगा।